नमस्कार सभी मित्रों को। लंबे समय बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उस समय की व्यस्तता के चलते सिलेबस विश्लेषण की क्लास आपके बीच में पिछले 2-4 दिनों से नहीं रख पा रहा हूँ। आज आपकी मंशा के अनुरूप जो सभी विद्यार्थियों ने, हालाँकि मेरा सिलेबस विश्लेषण का पहले मानसिकता ये थी कि सेकंड पेपर के इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी को छोड़ कर के बाकी सारे करवा दूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने ये रिकमेंड डाली थी कि कार्टोग्राफी या मानचित्र कला का, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, रिमोट सेंसिंग का उनका पहले किया जाए। तो मुझे सेकंड पेपर के बजाय प्रथम पेपर के सिलेबस विश्लेषण की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई। तो आज हम कार्टोग्राफी पर चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। एक कार्टोग्राफी को लेंगे, उसके बाद एक सेकंड पेपर का, फिर जियो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बिठा कर करेंगे। कार्टोग्राफी के 12 से 15 के बीच में प्रश्न आते हैं। ये पूरी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों इसमें हेजिटेशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि ओहो हमने तो बहुत डीप इसको पढ़ा नहीं, प्रश्न चले जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पिछले 2 पेपरों का मुझे एक्सपीरियंस है। कार्टोग्राफी के पेपर बहुत ही लेवल आते हैं, स्तरीय पेपर आते हैं, स्तरीय प्रश्न आते हैं। हमें बेसिक बेसिक 4-5 चीज़ें ही चलनी है। तो इस पूरी क्लास को, इस पूरे सिलेबस विश्लेषण को मैंने एक ही क्लास के अंदर समेटा है और एक ही क्लास में मैक्सिमम चीज़ें आपको देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस भी अपने पास ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई अपना सिलेबस क्या है। कार्टोग्राफी के सिलेबस में सबसे पहले है मैप इंटरप्रेशन या मानचित्र, जिसमें टाइप ऑफ मैप है और उसकी विशेषता है। माप मानचित्र के प्रकार और उसकी विशेषता। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप मानचित्र को पूरा पढ़ लीजिए। केवल मानचित्र के प्रकारों से कुछ नहीं होता, मानचित्र को आप पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के अंदर मानचित्र की परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी, मानचित्र के उद्देश्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, मानचित्र की आवश्यकता आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मानचित्र के प्रकार आप पढ़िए और प्रकारों में आपको बता दूंगा किस में आपको डिटेल से पढ़ना है। और एक मानचित्र के तत्व, जो जियो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल मानचित्र है, उसमें भी मैंने ढंग से आपको बताया है और इसमें भी मैंने ये कोशिश की कि मानचित्र के तत्व आपके बीच में दे दूं। तो आपको अर्थ तो वैसे मैप का सब सिंपल सा है और इसमें कैसा भी घुमा फिरा करके आए आप क्लियर कर लेंगे। डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन आए तो कोई तकलीफ नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की पूछे तो जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप 3 विद्वानों की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लें, मॉकहाउस, फिंच और टिवार्ता। फिंच और टिवार्ता ये साथ में ही देते हैं, आप मॉकहाउस, फिंच और टिवार्ता की। और एक आप स्टीयर्स की मिले तो भी पढ़ लेना। स्टीयर्स की डेफिनेशन आपको कहीं पर भी मिलती है। ये 3 आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है, क्लियर। बाकी आपको गहरा मत पढ़ना कि ये मेपा शब्द कहाँ से आया, मूडी शब्द कहाँ से आया, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि समय उसमें जाया आपको नहीं करना है। फिर आपको एक मानचित्र की कंसेप्ट पढ़ लेना है, मानचित्र के लक्षण या मानचित्र की संकल्पना क्या है, या यूं कहें कि एक मानचित्र के लिए जो जरूरी मूलभूत चीजें हैं जिनसे मिलकर के एक मानचित्र बनता है, वो मानचित्र कंसेप्ट होता है। यदि मानचित्र के लक्षण या कंसेप्ट का प्रश्न आए तो हमें ये 5 चीजें देखनी है कि एक मानचित्र के अंदर 5 कंसेप्ट होते हैं जिससे मिल करके मानचित्र बनता है। तो ये पांचों कंसेप्ट आपको देख लेने। अब आपको नीचे नहीं जाना है, इस कंसेप्ट के अंदर नहीं जाना है, ये देखना है कि बस ये 5 कंसेप्ट है। एक स्केल कंसेप्ट है, एक मानचित्र का द्विविमीय निरूपण है, अर्थात त्रिविमीय पृथ्वी को ये द्विविमीय भाग में अर्थात 2 विमाओं वाले क्षेत्र में इसको निरूपित किया जाता है, एक प्रकार का कंसेप्ट है। प्रोजेक्शन एक कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोजेक्शन के बगैर मैप नहीं बनता। समतल सतह पर निरूपण एक कंसेप्ट है, क्योंकि समतल सतह के बगैर मानचित्र बनाया नहीं जा सकता। और प्रतीकात्मक निरूपण मतलब मानचित्रों के अंदर सिंबल होते हैं, ये कंसेप्ट है। एक मानचित्र के ये लक्षण है, समझ गए। कई बार क्या होता है कि हम इसको पढ़ते ही नहीं है मानचित्र के लक्षण को, सीधा प्रश्न आ जाता है मानचित्र के संदर्भ में सही है कि ये प्रतीकात्मक निरूपण है, प्रक्षेप में किया गया निरूपण है, द्विविमीय निरूपण है। ये तो केवल सिंपल सी बेसिक ऊपर की चीजें हैं। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी। इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आप मानचित्र के तत्व भी देख लें।
मैं कहता हूं आपको गहरा नहीं देखना है, मैंने नाम लिख दिए, केवल नाम आपको याद रखने हैं कि एक मानचित्र के अंदर निम्नलिखित एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कौन हो सकता है? तो कि नंबर 1 स्केल जरूरी है, नंबर 2 उत्तर दिशा जरूरी है, नंबर 3 प्रक्षेप जरूरी है, नंबर 4 संकेत चिन्ह जरूरी है, नंबर 5 बॉर्डर जरूरी है, नंबर 6 शीर्षक हेडिंग जरूरी है और नंबर 7 उत्पादन की तिथि जरूरी है। एक मानचित्र के लिए ये वैल्यूएबल 7 चीजें हैं। उत्पादन तिथि और बॉर्डर भी इसके तत्व के अंदर आता है। कई बार विद्यार्थी भूल कर बैठते हैं कि ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं, लेकिन आप बॉर्डर तो अमूमन हर मानचित्र पे देखते हो, और जब आप क्लाइमेटिक मैप में जाओगे या मौसम मानचित्रों में जाओगे तो वहां आपको प्रोडक्शन डेट भी मिलेगी। तो ये इसका हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, मानचित्र के प्रकार। अब तक सिंपल सी चीजें थी, लक्षण, उद्देश्य, एलिमेंट्स के बारे में देखा था। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, क्योंकि कंसेप्ट ही आपके सिलेबस का हिस्सा है ये मानचित्र के प्रकार। देखो, मानचित्र आप किताबों के अंदर पढ़ोगे तो कई भागों में डिवाइड किया गया है। जहां तक मैंने मेजर 4 भाग बता दिए कि आप मानचित्रों को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पहले तो मोटा मोटा ध्यान रखें कि मापनी के आधार पर कौन से हैं मैप, सांस्कृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पे कौन से हैं, उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पे कौन से हैं, और रचना शैली के आधार पे कौन सा है, यानी क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो सबसे पहले अपन मापनी के आधार पे देख लें। मापनी के आधार पे मतलब मापनी छोटी है, मापनी बड़ी है। मैं कहता हूं इसको आप बहुत डीप पढ़े। ये जो मापनी के आधार पे वर्गीकरण है, इसको आपको गहरा पढ़ने की आवश्यकता है। 4 तरह के मानचित्र है मापनी के आधार पे, जिसमें सबसे पहला है भू संपत्ति, फिर स्थलाकृतिक, फिर दीवारी और फिर एटलस। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, इन दोनों को वृत्त मापनी मानचित्र कहते हैं और इसको लघु मापनी मानचित्र या छोटी मापनी के मानचित्र कहते हैं। कौन लघु मापनी है, कौन स्मॉल मापनी है, कौन वृत्त मापनी है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। आप बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए। कई बार 2 मापनियों में कंपैरिजन करवाया जाता है कि 1:400 बड़ी है या 1:200 बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना 1:200 है वो बड़ी मापनी है। अब ये मापनी के अनुसार सीक्वेंस है। ये सबसे बड़ी मापनी का मैप है, उससे छोटी मापनी का है स्थलाकृतिक, उससे छोटी का है दीवारी और उससे छोटी मापनी का है एटलस। छोटी मापनी का मतलब होता है धरातल का बड़ा अनुपात। क्लियर? अब मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, इन चारों को आप बढ़िया ढंग से पढ़ लेना, इसकी मापनी भी पढ़ लेना कि ये किस किस मापनियों पे बनते हैं, और फिर सीक्वेंस आपको याद रखना। कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि क्रम सही है, भू संपत्ति, उसके बाद देवारी आ गया, फिर स्थलाकृतिक, फिर एटलस, तो इसका क्रम भी आपस में पूछ लिया जाता है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के रूप में। सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पे 2 तरह के हैं, उच्चतादर्शी मानचित्र और प्लेनिमीट्री। आपको गहरा नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, केवल नाम याद रखने हैं। फिर उद्देश्य के आधार पे, उद्देश्य कह दो या विषय वस्तु के आधार पे, ये बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसमें। इसको विद्वान बड़े बड़े भागों में बांटते हैं, जैसे भौतिक लक्ष्यों या भौतिक उद्देश्यों को निरूपित करने वाले मानचित्र, जनसंख्या या बस्ती को निरूपित करने वाले मानचित्र, सामाजिक या सांस्कृतिक लक्षणों को, राजनीतिक, ऐतिहासिक या सैनिक, इनको प्रदर्शित करने वाले मानचित्र, या आर्थिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र। ये सभी लक्षणों के आधार पर बनाए गए मानचित्र है। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कौन विषय वस्तुगत नहीं है या कौन विषय वस्तुगत है। तो मोटा मोटा आपको ये 7 नाम याद रखने। इसमें भौतिक का और आर्थिक का थोड़ा डिटेल से ध्यान रखना। जैसे ये आ जाए कि कृषि मानचित्र हिस्सा है, सामाजिक सांस्कृतिक का है, आर्थिक का है, उच्चतादर्शी का है, भू संपत्ति का है। इस तरीके से आ जाए तो इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन ढंग से ध्यान रखना, बाकी अंदर इसके कुछ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न इनके बाहर पड़ा है। भौतिक मानचित्रों में कौन आएंगे? खगोलीय मानचित्र। अब कई बार अपन गलती कर बैठते हैं कि जैसे खगोलीय मानचित्र हिस्सा है, अब देखेंगे खगोलीय मानचित्र तो यार है ही नहीं, या तो प्रश्न गलत हो सकता है या निम्न में से कोई नहीं, ऐसा उत्तर आ जाए तो आपको भ्रमित कर दें। खगोलीय मानचित्र भौतिक मानचित्रों का हिस्सा है।
समदिक्पाती समान दिशा वाले मानचित्र, भूकंपी मानचित्र, भूवैज्ञानिक उच्चावच मानचित्र, जलवायु या मौसम मानचित्र, मृदा मानचित्र और वनस्पति मानचित्र, ये सब भौतिक मानचित्र के हिस्से हैं। ये आपको ध्यान रखना जरूरी। आपको एक ये चीज कंफ्यूज कर सकता है, मृदा और वनस्पति को कहीं आप आर्थिक तत्व नहीं मान लें, है ना। तो जैसे खनिज आ जाएगा तो भाई हो सकता है आपके दिमाग में कि खनिज वहां है तो मृदा भी वहां आ जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ भी ये जो मृदा मानचित्र है ये भौतिक का हिस्सा है, आपको ध्यान रख लेना है। अफवाह और महासागरीय हो गया। आर्थिक के अंदर कौन आएगा, जैसे लैंड यूज मैप है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के हैं, कृषि के हैं, खनिज के हैं, औद्योगिक है, ये मानव की आर्थिक क्रियाओं से सीधे रिलेटेड है, इससे के हो गए। रचना शैली के आधार पर दो तरह के मैप है, गुणात्मक मानचित्र और मात्रात्मक मानचित्र। आगे मैंने इसको डिटेल से बताया है। हालांकि रचना शैली के आधार पर जो मानचित्र है इसको अपन विषयक मानचित्र भी बोलते हैं, तो आगे मैंने इसका डिटेल से दिया भी है। ये रचना शैली के आधार पर मानचित्र, इनको वितरण मानचित्र या विषयक मानचित्र कहते हैं। ये अब वहां तक आपको सिंपल क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इनका सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है। स्पेशली किसका दिया हुआ है, एक तो वर्णमात्री विधि का दिया हुआ है, एक बिंदु विधि का दिया हुआ है और एक रंगारेखी विधि का दिया हुआ है, कोरोक्रोमेटिक का। तो जो तीन है उसको डिटेल से पढ़ना। मैंने यहाँ सारा बता दिया है आपको कि रचना शैली के आधार पे मोटा मोटा तो ये ध्यान रखना है कि कौन गुणात्मक है और कौन मात्रात्मक है। पहली गलती तो यही हो जाती है, यानी कौन से मानचित्र गुणात्मक चीजें इंगित करते हैं और कौन मात्रात्मक है। इन दोनों परिभाषा भी सिंपली तैयार कर लेना, मात्रात्मक मानचित्र कौन है, गुणात्मक मानचित्र कौन है। देखो गुणात्मक मानचित्र वे हैं जो किसी तथ्य के गुण को प्रदर्शित करते हैं, मात्रा का अंकन उसके अंदर नहीं होता है। मात्रात्मक मानचित्र वे हैं जो किसी भी तथ्य की मात्रा को इंगित करेंगे, वहां गुणों का प्रदर्शन नहीं होगा। मैं दो एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एक मृदा मानचित्र है, मिट्टी का मानचित्र है, और एक जनसंख्या घनत्व का मानचित्र है, दोनों मानचित्र है। जब आप मृदा का मानचित्र उठाओगे तो वहां कोई आपको डेटाज नहीं मिले, मैं डेटा की बात नहीं कहूंगा, कोई आपको आंकड़ा नहीं मिलेगा, है ना, गणितीय डाटा नहीं मिलेंगे। वहां आपको लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी मिलेगी। तो लाल, पीली, काली, भूरी ये सब गुण हैं। जबकि जैसे ही आप जनसंख्या घनत्व का मैप उठाओगे तो वहां आपको मिलेगा कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो एक डेटा मिलेगा 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किसी का मिलेगा 305, किसी का 308। तो ये तो गणितीय डेटा हो गई। अब इसका मतलब वो मात्रात्मक सूचना को इंगित करता है और ये गुणात्मक सूचना को इंगित करता है। अब मोटी मोटी बात ये कि कौन गुणात्मक है, और इनका एक लफड़ा और है कि इनके अंग्रेजी शब्द हमें याद करने जरूरी है। गुणात्मक में एक रंगारेखी मानचित्र है जिसको कोरोक्रोमेटिक कहते हैं, ध्यान से सुनना हो, कोरोक्रोमेटिक, क्योंकि इस तरीके के दो वर्ड है और वो दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। कोरोक्रोमेटिक, CHOROCHROMATIC, ये कोरोक्रोमेटिक है, मैंने स्पष्ट लिखा है, इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिए। रंगारेखी मानचित्र को ये कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन से रंगारेखी मानचित्र हो सकते हैं, यानी कौन से मानचित्र रंगारेखी हो सकते हैं, इसमें रंगों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। और एक जो मूल रंग है, जो भौतिक प्रदेशों के लिए जो मूल रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कृषि के लिए क्या है, वनस्पति के लिए क्या होता है, बंजर भूमि के लिए क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसी में मिल जाएगा, आप ढंग से उसको पढ़ोगे तो। उसके बाद दूसरा है सामान्य साया। देखो ये है रंगारेखी, कोरोक्रोमेटिक, और ये है सामान्य साया जिसको सिंपल शैडो कहते हैं। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट साया दी जाती है अलग अलग प्रदेशों को दिखाने के लिए। एक है चित्रीय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चरल, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये कोरोक्रोमेटिक है ना, ये तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पेशली, इसलिए मैंने उसको अलग से कहा। चित्रीय हो गया, फिर एक वर्ण प्रतीकी, इसको आप डिटेल से पढ़ना क्योंकि कोरो स्कीमेटिक है, ये कोरो स्केमेटिक है, जबकि ये कोरो क्रोमेटिक है। यही गड़बड़ होता है, कई बार उसमें आ जाता है मिलान का आता है।
और एक तरफ वर्ण प्रतीकी दिया हुआ है, एक तरफ कोरो स्केमेटिक है, कोरो क्रोमेटिक है, इस तरीके से दिया होता है। वर्ण मात्री दिया है, उधर कोरो पहले दे दिया, सम्मान है, आइसो पहले दे दिया, फिर इसको क्रॉस के अंदर मिलाना, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कोरो क्रोमेटिक कौन है और कोरो स्कीमेटिक कौन है? तो कोरो स्कीमेटिक है वो वर्ण प्रतीकी है, जबकि कोरो क्रोमेटिक है वो रंगारेखी है। ठीक है, वर्ण प्रतीकी, कोरो स्कीमेटिक, इसके तीन है वो भेद है। यानी जो सिंबल के द्वारा हम गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तीन तरह के सिंबल हो सकते हैं। इसको विस्तार से पढ़ना, हालांकि ये हिस्सा नहीं है सिलेबस का, फिर भी आप इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, जिसमें ज्यामितीय सिंबल, चित्रमय प्रतीक और मूलाक्षर प्रतीक। मूलाक्षर प्रतीक को अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल, है ना। और एक होता है वर्ण प्रतीकी के बाद में नामांकन, नेमिंग, जिसमें सीधा नाम लिखा जाता है। तो मोटी मोटी इनकी विशेषताएं आप देख लेना, बाकी डीप किसको पढ़ना है? रंगारेख को पढ़ना है। क्लियर? मिल जाएगा आपको आपकी किताब के अंदर। उसके बाद में मात्रात्मक मानचित्र। मात्रात्मक मानचित्र में वर्ण, मात्री और सम्मान इसका स्पेशल दिया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इन तीनों को डिटेल से पढ़ना। वर्णमात्री जिसको कोरोफैलेट कहते हैं, सम्मान रेखा जिसको आइसोफैलेट कहते हैं, बिंदु विधि जिसको डॉट मैटिक मेथड्स कहते हैं, डॉट मेथड, सॉरी डॉट मैटिक नहीं, डॉट मेथड्स कहते हैं। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? रंगारेखी में, वर्णमात्री में, और इसमें सम्मान रेखा में और बिंदु विधि में, इन मानचित्रों की विशेषता क्या है ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। प्रत्येक मानचित्र की आपको 5-5, 6 विशेषताएं याद रख लेनी है, और स्पेशली वर्णमात्री और सम्मान की तो बहुत ज्यादा रखनी है। इसमें वो कंपैरिजन के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वर्णमात्री में और सम्मान में क्या समानता है, क्या भिन्नता है आदि। वर्णमात्री का इस्तेमाल कहाँ होगा, सम्मान का इस्तेमाल कहाँ होगा। और जैसे ही सम्मान रेखा आया तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट सब जानते हैं कि सम्मान रेखाएं कई प्रकार की होती है, आपने पढ़ी होगी, जैसे समदाब रेखा, समताप रेखा, समोच्च रेखा, आइसोहेलाइन, समान बादलों के आच्छादन वाली लाइन, समान ओस आच्छादन वाली लाइन, समान हिम रेखा, इस तरीके की समान गहराई वाली रेखा। और उसके अंग्रेजी जो शब्द है, आइसोहेल, आइसोलेक, आइसो टेम्परेचर या आइसोथर्मल, जिसको समताप रेखा कहते हैं, आइसोबार जिसको समदाब कहते हैं, और समान समवर्षा रेखा, ये जितनी सारी है उन सबको याद कर लेना बहुत जरूरी है। 10-12 एक लाइन होगी, उसका अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। एक बिंदु मेथड है, आप बिंदु मेथड की भी मानचित्रों की विशेषता ध्यान रख लेना। और बिंदु मेथड्स के अंदर बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए दो मेथड चलती है, एक स्टील जैन बोवर मेथड और स्टैंडी गियर मेथड। हम क्या करते हैं कि इनको इग्नोर कर देते हैं, भाई बिंदु मैप तो अपने अंदर है ही नहीं। लेकिन स्पेशली जब मैं बात करूं कि भाई टाइप ऑफ मैप है ना, तो टाइप ऑफ मैप है तो चीजें सारी आ गई। अब चलो किसी को उसने स्पेशली दे दिया तो उसमें से ज्यादा पूछेगा, लेकिन टाइप ऑफ मैप में तो डॉट मेथड एक टाइप ऑफ मैप भी तो बनेगा। अब डॉट मेथड के अंदर ये दो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील जैन बोर जिसको क्षेत्रीय विधि कहते हैं, स्टैंडी गियर जिसको आयतनी विधि कहते हैं। आप जब अपना मानचित्र उठाओगे और उसमें डॉट मेथड को पढ़ोगे तो वहां आपको एक मिलेगा कि भाई जहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे नगरीय क्षेत्र है, तो नगरीय क्षेत्रों को प्रदर्शित करने की दो विधि चलती है, जिसमें क्षेत्रीय या स्टील जैन बोर मेथड है, उसमें गांव की आबादी तो डॉट से दिखाई जाती है और शहरों की आबादी है वो वलय यानी वर्त से दिखाई, वलय से हो वर्त से दिखाई जाती है, यूं समझ लें। और स्टैंडी गियर या आयतनी विधि है, इसमें गांव की जनसंख्या तो डॉट से दिखाई जाती है, लेकिन शहर की जनसंख्या होती है वो गोले से दिखाई जाती है, गोले या गोलाब से। ये गोले का, ये इसमें वर्त बनते हैं शहर के लिए, इसमें गोला बनता है, ये फर्क है। बाकी दोनों की 2-2, 3-3 विशेषता आप अलग कर लेना। ये हो गया आपका वितरण मानचित्र। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मापनी का। अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर स्केल तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन जैसे ही पेपर देकर के हम बाहर आते हैं तो 2 या 3% स्केल के मिल जाते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि स्पेशल स्केल का चैप्टर दिया नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं आएगा, ये बात नहीं है। प्रोजेक्शन दिया हुआ है और मैप दिया हुआ है तो डेफिनेटली 101% इस बात की गुंजाइश रहती है कि प्रश्न आएगा। अब स्केल सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सिंपली आपको स्केल के अंदर एक तो आनुपातिक संबंध ध्यान रखना है। आनुपातिक संबंध मतलब जो इंच सेंटीमीटर का उसकी बड़ी इकाई से, इंच का बड़ी इकाई से और सेंटीमीटर का बड़ी इकाई से। मैं सिंपली कहूँ कि जो ब्रिटिश माप प्रणाली और मैट्रिक माप प्रणाली, उसका जो इंडेक्स है ना उसको ढंग से समझ लेना। और उसको ढंग से क्या समझना है कि जो बड़ी इकाइयाँ हैं, बड़ी इकाइयाँ जैसे मैं मैट्रिक माप प्रणाली में बात करूँ तो मील है, तो कि एक मील में कितने इंच होते हैं, एक फरलांग में कितने इंच होते हैं, और एक गज में कितने इंच होते हैं, एक फीट में कितने इंच होते हैं। फिर इसका एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना है कि एक मील के अंदर कितने फरलांग होते हैं, एक फरलांग के अंदर कितने गज होते हैं, एक गज में कितने फिट होते हैं। इस तरीके का जो आपस में कॉम्बिनेशन है उसको आप पूरा पूरा समझ लेना। तो कई बार जैसे ये प्रश्न आता है कि 4 मील 8 फरलांग की दूरी प्रदर्शित होती है, 4 मील और 8 फरलांग। फिर जो नीचे उसका आंसर बनता है वो प्रदर्शक भिन्न में, जैसे 1:21 लाख हो गया, 1:63 लाख हो गया, 1:1,20,00,000 हो गया, वो निकालना पड़ता है। तब हमें ये पता होना चाहिए कि एक मील में कितने इंच होते हैं, एक फरलांग के अंदर कितने इंच होते हैं। बात समझ में आ गई? इसकी 2 इंडेक्स बनी हुई है आपकी किताबों में, मैं कहता हूँ वो इंडेक्स आप याद कर लेना। यानी इंच और मील वाली ये भी कर लेना, और उधर सेंटीमीटर और किलोमीटर वाली वो भी कर लेना कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने हेक्टामीटर होते हैं, और 1 हेक्टामीटर में कितने डेका होते हैं, 1 डेका में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसका भी वही सीक्वेंस उसके हिसाब से कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है, 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 डेका में कितने सेंटीमीटर है। इनका तो वैसे इजी है, जब आप इंडेक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो मापक के रूप है उसको भी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। कथनात्मक और निरूपक, इसको वो चेंज करने का बोल लेते हैं। जैसे अभी मैंने जो एक एग्जांपल दिया कि भाई 4 मील और 8 फरलांग प्रदर्शित होता है, तो 4 मील और 8 फरलांग ये एक प्रकार का कथनात्मक मापक है। इसको आप आरएफ में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलते हो तो कैसे बदल सकते? तो वो जो आपको मैंने कहा है ना कि भाई 2 इंडेक्स आप ध्यान रख लेना, मैट्रिक माप प्रणाली वाली इंडेक्स और ब्रिटिश माप प्रणाली वाली, आपका झंझट पूरा खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आरेख। कभी आपको गहराई से इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा जहां तक मैं कहता हूं। इसमें 3 डायमेंशनल मैप, 3 डायमेंशनल आरेख होते हैं, डायग्राम होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन 1 डायमेंशनल है, कौन एक विमी है, कौन द्विविमी है और कौन त्रिविमी है। एक विमी आरेख में दंड आरेख, पिरामिड आरेख, पवना तारा आरेख और प्रकीर्णन आरेख आता है। तो इसमें सिंपली आपने एक बार पढ़ा है तो कोई विशेषता मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई विशेषता का प्रश्न बनेगा। द्विविमीय आरेख में वर्ग आरेख, आयताकार, चक्र या वर्तारेख, वलय या पाई आरेख, इन दोनों को थोड़ा देख लेना। एक तो वर्तारेख को ढंग से देख लेना और पाई आरेख को ढंग से देख लेना, उसमें किस तरीके से प्रदर्शन होता है आंकड़ों का। उसके बाद त्रिविम आरेख, जिसमें गोली आरेख, घन आरेख और ब्लॉक पुंज आरेख है। इसमें भी ज्यादा कोई विशेष नहीं है। वैसे गोली आरेख का और ये जो पाई आरेख है, इनका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को थोड़ा देख लेना, कभी कभार पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाकी इसको ज्यादा गहरा पढ़ने की, रटने की, भाई ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, कोई आपको झंझटमारी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जलवायु आरेख। जलवायु आरेख में से प्रश्न बनने की संभावना है। 3 क्लाइमेटिक ग्राफ आपके दिए हुए हैं, 3 जलवायु आरेख दिए हुए हैं, जिसमें एक क्लाइमोग्राफ है, क्लाइमोग्राफ, एक हीदर ग्राफ है और एक क्लाइमेटोग्राफ है। क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमोग्राफ को आप ढंग से पढ़ना। पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तीनों किसका प्रदर्शन करते हैं। जैसे क्लाइमोग्राफ है, एक प्रकार का आयताकार ग्राफ है और रेखीय ग्राफ के अंदर आता है ये। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ बनाया जाता है ये ग्राफ। वैसे आपने बनाया है तो सबको जानकारी होगी, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं तो अब ये बताऊं, इसमें आपको
ध्यान क्या चीज रखनी है, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये क्लाइमोग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, इसमें आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता। कई बार ये प्रश्न आपके दिमाग से मिस हो जाता है। अब टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, लेकिन कैसी ह्यूमिडिटी है, औसत वर्षा वाली है, औसत मासिक वर्षा की है, निरपेक्ष आर्द्रता है, कैसी आर्द्रता है, और टेम्परेचर कैसा है। तो यहाँ बहुत ही टेक्निकल वर्ड और टेक्निकल चीजें यूज करी गई है। आर्द्र बल्ब तापमान एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रहेगा, आर्द्र बल्ब तापमान, और सॉरी वाई कोऑर्डिनेट के साथ, और आपेक्षिक आर्द्रता रहेगी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। आप पूरा उसको बड़े आराम से ढंग से देख लेना। जब इसका ये जो बनेगा ब्लॉक बनेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, ये वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बढ़ती हुई ह्यूमिडिटी और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ। उसके बाद जो क्लाइमेटिक ग्राफ के अंदर टेवार्ता ने है सॉरी टेलर ने वो ये चार शब्द यूज किए हैं, स्कॉर्चिंग, मूगी, कीन और रॉ। ये आपको बढ़िया ढंग से देखना है। स्कॉर्चिंग किसको इंगित कर रहा है, मूगी किसको कर रहा है, मगी किसको कर रहा है, कीन किसको कर रहा है, और रॉ किसको कर रहा है, और ये ग्राफ में कहाँ स्थित है। ग्राफ में कहाँ स्थित है का मतलब ग्राफ के दाहिने भाग में नीचे की ओर है, बाएं भाग में नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, और फिर इनकी विशेषता ये क्या किस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बताएंगे, और फिर उसकी क्लाइमेट कैसी बनेगी। जैसे लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी को बताता है, लो टेम्परेचर के साथ लो ह्यूमिडिटी, इसका मतलब वो मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। वो कंडीशंस कहाँ बनेगी, जैसे यहाँ बनेगी लो कंडीशंस, तो इस कोने में कौन सा बैठता है, यहाँ स्कॉर्चिंग बैठता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ स्कॉर्चिंग है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हैवी टेम्परेचर के साथ लो ह्यूमिडिटी है, तो ये गर्म मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है, और ये गर्म मरुस्थल है। समझ में आया। इसमें से स्कॉर्चिंग क्या दिखाता है, मगी क्या दिखाता है, कीन क्या दिखाता है, और रॉ क्या दिखाता है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। कौन ठंडे मरुस्थल को, कौन गर्म मरुस्थल को, कौन उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान यानी विषुवतीय प्रदेश की क्लाइमेट को दिखाता है, तो कौन है वो ध्रुवीय क्लाइमेट को दिखाता है। तो इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ लेना, अच्छे प्रश्न की संभावना बनती है। इधर ग्राफ में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये औसत मासिक वर्षा और औसत मासिक तापमान को इंगित करता है। क्लाइमेटोग्राफ या ध्रुवीय ग्राफ जिसको क्लॉक ग्राफ कहते हैं, ये भी तापमान और वर्षा को दिखाएगा, और इसमें वृत्त और रेखा ग्राफ यूज किया जाता है, वृत्त भी यूज किया जाता है और रेखा भी यूज की जाती है, जबकि ईदर ग्राफ है वो एक आयताकार आरेख है। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ये है मानचित्र प्रक्षेप और उनके उपयोग। इनमें से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार कितने हैं, कौन से मानचित्र प्रक्षेप का क्या यूज है, तो इनको अपन को है वो डिटेल से पढ़ना है, और यहाँ से 3-4 प्रश्न की संभावना है। इनकी भी परिभाषा है, जैसे स्टीयर्स है, रेंज है, मॉक हाउस है, इनकी डेफिनेशन देख लेना। कम संभावना है। एक कई बार क्या होता है कि अपन अक्षांश देशांतर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जबकि जो प्रोजेक्शन का चैप्टर है वहाँ अक्षांश और देशांतर को अच्छे ढंग से समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्शन पूरा उसी पे टिका हुआ है। तो अक्षांश देशांतर, इनकी परिभाषा और इनकी विशेषता, ये चीज देख लेना। फिर मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण आप सब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसको 3 आधारों पर डिवाइड किया जा सकता है, प्रकाश स्रोत के आधार पे, रचना विधि के आधार पे, और गुण के आधार पे। प्रकाश स्रोत वाले संदर्श और असंदर्श है, केवल परिभाषा पढ़नी। कौन है वो प्रकाश की कल्पना पर आधारित है, कौन प्रकाश की कल्पना पर आधारित नहीं है, केवल परिभाषा। रचना विधि के आधार पे शंकु, बेलनाकार, खमध्य, रूट, इसको आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इनकी विशेषताएं देखनी पड़ेगी। शंकुआकार की क्या विशेषता है, बेलनाकार की तो आपको कई पता है, कई रूप है, समदूरस्थ, समक्षेत्र,
गोल, मर्केटर, उन सब की आपको मेजर बनाने पे आपको ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, बनाने पे ध्यान देते हैं, आपको बनाने पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसकी विशेषता देखनी है और वो प्रक्षेप कौन से दुनिया के क्षेत्र के लिए यूज होते हैं, बस ये दो चीजें ही देखनी है। और देखो, जो रेयर विशेषता होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उसको हर ऑथर अलग से लिखेगा और अपन को लगेगा कि ये बहुत बढ़िया है। जैसे एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप है, तो वो कितने अक्षांशों पर उस पर कागज छूता है, डेफिनेटली बात है कि एक अक्षांश को छुएगा। और ये जो मर्केटर प्रक्षेप है, हालांकि मर्केटर आगे वाले में भी आएगा, इसमें बेलनाकार में है। मर्केटर को बहुत ढंग से पढ़ लेना। और मर्केटर में जैसे लेक्सोड्रम लाइन है, और ये जो व्रत व्रत है, जीवा है, व्रत व्रत मतलब दीर्घवृत्त है। और मर्केटर की विशेषता, जैसे वो 90 डिग्री अक्षांश को नहीं दिखा पाता है, एकमात्र ऐसा अक्षांश है, एकमात्र ऐसा बेलनाकार प्रक्षेप है जो 90 डिग्री अक्षांशों को, सॉरी एक मिनट, वो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री अक्षांश को है वो नहीं दिखा पाता है। और एक प्रश्न जैसे गोल प्रक्षेप का बनता है, तो जो गोल का त्रिविम प्रक्षेप है उसका वो जो सारे अक्षांश है उनकी लंबाई किस आधार पे ली जाती है, तो वो 45 डिग्री अक्षांश के आधार पे ली जाती है। ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रश्न है और ये प्रश्न कई पुराने एग्जामों के अंदर आए, बार बार ये रिपीट हुए हैं। तो इनकी विशेष, अब जैसे खमद्य की बात करें अपन, तो खमद्य की जो अलग अलग कंडीशन बनती है वो आपको बढ़िया ढंग से देख लेनी है। कौन केंद्रक है, कौन त्रिविम है, और कौन लंबकोणीय है, प्रकाश स्रोत के आधार पे और उसकी स्थिति के आधार पे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में यदि कागज स्पर्श हुआ मान लिया जाए, और जो दूसरी तरफ से प्रकाश की जो एंगल है वो ग्लोब के दूसरे हिस्से से डाला जाए, तो ये प्रक्षेप कौन सा बनेगा, ये उसकी विशेषता में सारा आया हुआ है। उसके बाद गुण के आधार पे, तो गुण के आधार पे तीन है, यथाकृतिक, समक्षेत्र और शुद्ध दिशा। एक तो इन तीनों की विशेषता याद रख लेना। यथाकृतिक की क्या विशेषता है, आकृति समान रहती है, और हाँ उसमें क्षेत्रफल और दिशा कोई गारंटी नहीं है सही हो, बस आकृति समान रहती है। समक्षेत्र, इसमें क्षेत्रफल समान रहता है, आकृति में विकृति आती है और दिशा में विकृति आती है। शुद्ध दिशा, और शुद्ध दिशा के अंदर क्षेत्रफल और आकृति दोनों विचलित हो सकते हैं लेकिन दिशा समान रहती है, जिसको एजीम्यूथल कहते हैं। अब आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने, इसका एक अंग्रेजी वर्ड भी याद रखना हो। यथाकृतिक का है ऑर्थोमॉर्फिक, समक्षेत्र का है होमोलोग्राफिक, और शुद्ध दिशा का है वो एजीम्यूथल है। कई बार एजीम्यूथल सीधा शब्द आता है, ये अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी सीधी यूज कर ली जाती है, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को हिंदी में लिख के सीधा यूज कर लिया जाता है। तो ये हो गए तीन, इसके उदाहरण आपको याद रखना है। कौन यथाकृतिक है, जैसे मर्केटर एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, तो इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कौन समक्षेत्र का प्रक्षेप का उदाहरण है, कौन शुद्ध दिशा का है। और एक आप इनको जब पढ़ोगे ना, इन सारे प्रक्षेपों को, तो एक उसमें मिलेगा कि इसमें मापनी शुद्ध कहाँ रहती है, इन सारों के अंदर मिलेगा। शंकुआकार में भी मिलेगा, बेलना में, खमद्य में, सब में मिलेगा कि इसमें एक रूप, इसमें रूढ़ प्रक्षेप है, इसको भी थोड़ा ढंग से देख लेना, कौन रूढ़ है और कौन रूढ़ प्रक्षेप नहीं है। तो इसमें एक प्रश्न उसका मैं बता रहा था कि भाई एक ये भी बनता है कि मापनी शुद्ध कहाँ रहती है। तो प्रत्येक आप जब पढ़ोगे ना विशेषता, उसमें वो बता देगा कि या ये मापनी इसकी शुद्ध किसी की विषुवत रेखा पे होती है, किसी की अक्षांश फलाने डिग्री अक्षांश तक रहती है, आदि आदि। तो यहाँ से मतलब कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते इनकी विशेषता में से, बाकी बाहर से कहीं से नहीं आते। कोई डीप प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न ऊपर के हैं। क्लियर। उसके बाद में हाँ, एक चैप्टर है टोपोग्राफिक शीट का। टोपोग्राफिक शीट में से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया के अंदर 2 तरह की श्रृंखलाएं सिंपली चलती है, एक वर्ल्ड मैप की स्कीम चलती है और एक भारत और पड़ोसी देशों की स्कीम चलती है। आपको इस स्कीम में गहरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत वाली स्कीम दी हुई है।
इंडियन टोपोग्राफिक शीट दी हुई है और उसमें दोनों सीटें एक। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये OSM क्या है? ये एक नई सीरीज है 2004-5 के बाद इंडियन कार्टोग्राफिक जो डिपार्टमेंट है, भारतीय मानचित्र कला विभाग है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसके डेटा आपको नेट पे कहीं मिल जाएंगे या किसी बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना, दोनों चीजें दी है इसने। एक तो परंपरागत सीट दी है, यानी ट्रेडिशनल सीट भी इसने दी है, ट्रेडिशनल सीट भी सिलेबस में दी है, और एक OSM जिसको ओपन सीरीज मैप कहते हैं। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, ये तो हर किताब के अंदर मिलेगा। और इसमें 5 प्रकार के जो सीटें हैं, उन सीटों के नाम और उसकी मापनी, 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे मिलियन सीट की मापनी 1:10 लाख, और फिर इसकी जो नेमिंग होती है, इनका जो नाम दिया जाता है, जैसे मिलियन सीट, ये ट्रोपोग्राफिक सीटें सबने पढ़ी है, तो मिलियन सीट का नाम है, जैसे ये 43 नंबर या 44 नंबर, इसको केवल मैथमेटिकल डिजिट में दिया जाता है। आप सबने पढ़ा है इसको, मैं ज्यादा सीरियसली क्या समझो, इनका नाम याद रखना। अब जैसे सीधा ऐसे आ गया कि सीट नंबर 43 है, मिलियन सीट, डिग्री सीट, आधा डिग्री, चौथाई, फिर अपन को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये मिलियन सीट है। या सीट नंबर 43 का स्केल है। उसके बाद जैसे डिग्री सीट या चौथाई सीट की बात करें, ये 1:2,50,000 की है। और इसका जो नेमिंग होता है, जैसे ये 43A, ये इस तरीके से, ये नेमिंग आपको याद रखनी जरूरी है। किस नेम वाली सीट को कौन सी सीट के नाम से जाना जाता है और उसका स्केल क्या है। एक है आधा डिग्री, आधा इंची सीट, जिसको 1:25,000, 1,25,000, इसको 43A नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन पर आधारित एकमात्र सीट है। उसके बाद चौथाई या 1 इंची, 1:50,000, जैसे 43A/5 जो भी है। और उसके बाद 1:25,000 वाली, जैसे 43A5/6 जो भी है। इस तरीके के ये नाम आप सबने पढ़े हैं। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन नामों पर आधारित कौन सी सीट और उसकी स्केल क्या है। और एक इसमें याद रखना, समोच्च रेखा की ऊंचाई, इसके अंदर समोच्च रेखा की ऊंचाई का प्रदर्शन कितने डिग्री अंतराल से होता है, इसमें कितने डिग्री अंतराल से होता है। ये एक ओपन सीरीज मैप है, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। 2004-5 के बाद में है वो ओपन सीरीज मैप का भी चलन है। हालांकि अभी कार्टोग्राफी के अंदर या टोपोग्राफिक शीटों में इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी पूछ ले कि भाई इसमें कितने तरह की शीटें हैं, तो इसमें 6 तरह की शीटें चलती है। मिलियन सीट है, इसका नेमिंग सिस्टम ही पूरा अलग है। इसमें नॉर्थ और साउथ के हिसाब से लिया जाता है, फिर कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब अक्षांशों के हिसाब से उसका जोन बनाया जाता है, A जोन, B जोन, C जोन, D जोन, इस तरीके से। इसका नेमिंग भी अलग है। मिलियन सीट 1:10 लाख की, डिग्री सीट 1:2,50,000, फिर डिग्री के बाद सीधा 1:50,000 की सीट है, फिर 1:25,000 की, 1:10,000 की, और 1:2,000 की। तो मैं भी आपको इसमें भी यही सलाह दूंगा कि इनके नामों का जो सिस्टम है वो याद रख ले, और इसमें समोच्च रेखा की ऊंचाई याद रख ले। और एक चीज इसमें आपको अक्षांश देशांतर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने नीचे लिखा है, देखो, नाम याद रखना, पैमाना याद रखना, अक्षांश और देशांतर का विस्तार याद रखना, और समोच्च रेखीय दूरियां। जैसे इसमें जो अक्षांश देशांतर रेखा का अंतराल क्या है, 4x4 है। ये जो इसमें होता है, इसमें 6x4 होता है, ये अलग अलग। और फिर इसके अंदर जो अक्षांश और देशांतर का अंतराल होता है वो 1x1 होता है, इसमें 1/2x1/2 होता है। ये चीजें आपको याद रखना जरूरी। फिर इसमें चेंज हो जाएगा, जब आप इसके अंदर जाओगे तो इसमें आपको अलग टाइप का मिलेगा। और यहाँ जैसे इसमें आ जाओगे तो ये हो जाएगा 15 मिनट इंटू 15 मिनट का, और फिर ये हो जाएगा 7 मिनट इंटू 5 मिनट का। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी कार्टोग्राफी। हालांकि क्लास काफी लंबी हुई है, फिर भी मुझे आशा और अपेक्षा है कि इसमें अपन, यदि 12 प्रश्न आते हैं तो 10 प्रश्न के पास क्लियरली इन सीटों में से चले, इन स्लाइडों में से चले जाएंगे। तो ये बेहतरीन क्लास आपके लिए रहेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही हम जियो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की क्लास यानी कोर्स आपके बीच में लाने वाले हैं।
माफी चाहते हैं कि बार बार हम कहते हैं कि जल्द लाने वाले, लेकिन ऐप को लेकर के कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहा है। उसकी कुछ क्लासें हमने तैयार कर दी है, 50% क्लासें तैयार कर दी है। जैसे ही ऐप आएगा तो हम 50% क्लासें हैं वो लॉन्च कर देंगे, और उसके बाद अगले 5-7 दिनों के अंदर वो सारा लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।